हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ मोशन। इस लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो हमारे पास तीन इक्वेशन निकल करके आते हैं। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू इज इक्वल टू 2as। ये सारे क्या होते हैं, हमारे इक्वेशन निकल करके आते हैं। कब? जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तब हमारे पास ये तीनों इक्वेशंस आते हैं। इस इक्वेशंस में जो हमारा u है, ये किसको डिनोट कर रहा है? u इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी। एंड v जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? फाइनल वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी। t किसको डिनोट कर रहा है? टाइम टेकन को, टाइम टेकन को। एंड जो यहाँ a है वो किसको डिनोट कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है तभी ये इक्वेशन हमारे क्या होते हैं? वैलिड होते हैं। ठीक, तो यहाँ पास क्या हो रहा है? a जो है वो क्या हो जाएगा? a हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यहाँ पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। s क्या किसको डिनोट कर रहा है? s भी है, s हमारा डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। यहाँ पास इसका अगर मतलब समझे इस सारे इक्वेशंस को, तो क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है और t समय के लिए मूव करता है, t समय का मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटा के लिए मूव करता है, तब जब हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा, उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी कर देंगे तो निकल जाएगा। जिसमें कि हम देखेंगे यहाँ पास क्या पुट करेंगे, a के स्थान पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करेंगे एंड u के स्थान पे इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ टाइम को कितने समय बाद हमें चेक करना है, वहाँ उतना टाइम यहाँ पास पुट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी निकल करके आ जाएगा। उसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशंस की मदद से निकाल सकते हैं। और इस इक्वेशंस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? जब ऑब्जेक्ट के पास फाइनल वेलोसिटी पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी एक अननोन क्वांटिटी निकाल सकते हैं जब बाकी जो क्वांटिटी है वो हमें क्या हो, पता हो। तो मोटा मोटी बात क्या समझ में आया? ये सारे हमारे क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशन से। इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमें क्या करना है? डिराइव करना है। अब ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इसे डिराइव करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा क्या चीज़? कुछ बातों का। वो कौन कौन सा बात है जिसे हम लोग क्या कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स या पिछले क्लास में क्या कर चुके हैं? इसे पढ़ चुके हैं। तो उसे क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं। रिकॉल कौन कौन सा बात पढ़ चुके हैं? जब ऑब्जेक्ट क्या करता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है देन तब क्या होता है? ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा तो हमेशा आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा? एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा होगा। तभी जा करके वो, मतलब ये बात फिक्स है कि जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। मतलब देन ऑब्जेक्ट मस्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी ऑब्जेक्ट पक्का स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा होगा। और जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो हम लोग कुछ बातें पढ़े थे। क्या क्या बात था? हम लोग जानते हैं, वी नो, हमें क्या पता है? whenever object move in a straight line, जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो हमें क्या क्या बातें पता है? क्या क्या बात पहला पता है? सबसे पहला बात, जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो और उसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। और जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तब हम लोग क्या करते हैं? जब VT ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीख चुके हैं। VT ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वो ग्राफ कैसा निकल करके आता है? एक स्ट्रेट लाइन निकल के आता है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है। तो whenever object move in a straight line, then
देन क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ is a straight line not parallel to टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं हो। इसका कहने का अर्थ क्या है, हम लोग VT ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते थे, दो एक्सिस चूज करते थे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक परपेंडिकुलर एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग किसको लेते थे, टाइम को लेते थे। वर्टिकल एक्सिस पे किसको लेते थे, वेलोसिटी को लेते थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब दोनों एक्सिस आपस में क्या होते थे, परपेंडिकुलर होते थे। अब जब हम लोग क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उस समय जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते थे तो उसका कुछ ग्राफ इस प्रकार से आता था। एक स्ट्रेट लाइन आता था जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होता था। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आया है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है क्या, नहीं है, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ हमें निकल करके आता था। तो जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो इस प्रकार का ग्राफ निकल के आएगा। सेकेंड बात, इससे हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तब तो हम लोग VT ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं। सेकेंड बात कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us its acceleration, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है इसका जब हम लोग मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन से मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो हम लोग VT ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक स्ट्रेट लाइन निकल करके आएगा। और जब स्ट्रेट लाइन निकल करके आएगा तो स्ट्रेट लाइन का हम लोग स्लोप फाइंड करना सीख चुके हैं। स्लोप फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, स्लोप फाइंड करने के लिए दो कोऑर्डिनेट चूज करना पड़ता था, दो पॉइंट चूज करना पड़ता था और इसका कोऑर्डिनेट लिखना पड़ता था। इसका एक कोऑर्डिनेट जो भी आता था उसे हम लोग क्या कहते थे, x1, y1 कहते थे, और यहाँ पास जो कोऑर्डिनेट निकल करके आता था उसे क्या कहते थे, x2, y2 कहते थे। उसके बाद स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, स्लोप जब निकालना होता था तो क्या करते थे हम लोग, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते थे, तो हमें क्या निकल के आता था, स्लोप निकल के आता था। तो यहाँ पास क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो स्लोप निकालेंगे हम लोग जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो हमें क्या पता है कि इस ऑब्जेक्ट का हम लोग को एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। क्या है कि बॉडी क्या से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हमें जब क्या करेंगे VT टाइम ग्राफ में हम लोग जब स्लोप निकालेंगे तो हमें एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन। ये हमें क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसे ग्राफ जब पढ़ रहे थे। और थर्ड बात हम लोग क्या पढ़े थे, क्या हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो VT टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, फिर उसके बाद उसका स्लोप होता है, एक्सेलरेशन देता है। लेकिन इस जो ग्राफ है इसके द्वारा जो एरिया जो स्वैप्ट किया गया है ग्राफ में, जो ये क्या कर रहा है, एरिया अंदर जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर में जो एरिया है जो टाइम एक्सिस के साथ बना रहा है, ये जो एरिया है, ये एरिया को अगर हम लोग कैलकुलेट करते थे तो क्या मिलता था हमें, तो द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस इट्स डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देता था। डायरेक्टली अगर बोलना चाहे तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, लेकिन हम यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो उसका जो वो क्या कर रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है। उसके बाद जब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हम लोग स्लोप निकालते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का, मूविंग ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो निकल करके आ जाता है स्लोप की मदद से। और जब हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमें क्या निकलेगा, आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट निकल करके आ जाता था। ठीक है, अब एरिया कैसे फाइंड करते थे, अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है, कोई ट्रायंगल शेप है, ये क्या है, ट्रायंगल शेप है, ठीक है, या फिर कोई ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम किसे कहते थे, जिसका दो साइड पैरेलल हो और दो साइड पैरेलल हो, ये गारंटीड है, और दो साइड के बारे में कुछ चर्चा नहीं है, वो पैरेलल भी हो सकता है, नहीं भी पैरेलल हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेपेजियम कहेंगे। देखिए यहाँ पास क्या है, ये दोनों साइड पैरेलल है, ठीक है, और इन दोनों साइड के बारे में कुछ भी बात नहीं किया गया है। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दो साइड पैरेलल हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेपेजियम कहेंगे। अब देखिए, जब हम लोग एरिया निकालना है किसका,
एरिया हम निकालना चाहते हैं किसका, रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता था, लेंथ इंटू ब्रेथ कहते थे, लेंथ किसे कहते थे और ब्रेथ इसे कहते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ जाएगा। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का कुछ ना कुछ अपना हाइट होगा, हाइट कैसे, बेस से नापते थे, हाइट जिस साइड पे गिरता है उसे हम लोग बेस कहते हैं, बी से डिनोट करते हैं, और ये जो लेंथ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइट एच से डिनोट करते हैं। तो कितना निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग पढ़ चुके हैं अपने पिछले क्लास में, क्या होता है एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकल करके आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल करके आ जाएगा, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए क्या करना, एरिया निकालना। तो एरिया हम लोग निकालना, यहाँ पास क्या कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। और ट्राइपीजियम का जब हमें एरिया निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा इसका जो पैरेलल साइड है उसका लेंथ कितना है। मान लीजिए इसका पैरेलल साइड, इसका लेंथ ए है और सेकेंड जो पैरेलल साइड है उसका लेंथ बी है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो हाइट है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, ठीक ना। तो जब हमें क्या करना हो, ट्रेपेजियम के एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ क्या, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ, मतलब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड को हम लोग क्या करेंगे, सम कर देंगे, पैरेलल साइड का सम है यहाँ पर, ठीक ना। ए प्लस बी क्या है, पैरेलल साइड से, देख लीजिए यहाँ पर, तो उसका सम करेंगे और उसे क्या करेंगे, हाइट से जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसका हाइट से, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकल करके आ जाएगा। तो इतनी ये सारी बातें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, आपका माइंड में होगा, तभी जा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। किससे, ग्राफिकल मेथड से। हम लोग ग्राफ्स पढ़ चुके हैं, और कौन सा ग्राफ्स की मदद से हम लोग डिराइव करेंगे, हम थोड़ा सा बता भी चुके थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसे डिराइव करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप लोग नोट कर ले, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे किसको, इक्वेशंस ऑफ मोशंस को। हो गया नोट, चलिए इस साइड रफ कर देते हैं, रफ करते हैं। अब हम लोग डिराइव करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को, डेरिवेशन लिख देते हैं यहाँ पर, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस को हम लोग डिराइव कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें कुछ कंडीशंस मानना पड़ेगा, तभी जा करके हम लोग डिराइव करेंगे। क्या क्या कंडीशन है, लेट अस कंसीडर कीजिए दैट, लेट अस कंसीडर दैट an object is moving, देखिए an object has initial velocity, ये कंसीडर कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, an object has initial velocity u, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u, जो कि मूव कर रहा है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन मान लीजिए a है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है। आफ्टर टाइम t मतलब कुछ समय बीत जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करते हुए, इट्स वेलोसिटी, उस बॉडी का जो वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, v हो जाता है। कंसीडर क्या कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, जो कि किससे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है। कुछ समय बीतने के बाद उसका वेलोसिटी v मतलब बदल करके कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आइए यहाँ पास बोला क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको एनालाइज कर लेते हैं। क्या हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u था। एक्सेलरेशन a से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, ठीक। उसके बाद कुछ समय t टाइम लगता है, t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी मान लीजिए कितना हो जाता है, v हो जाता है। हम लोग क्या यही ऑब्जर्व किए। अब इसका हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, देखिए ध्यान से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें 2 परपेंडिकुलर एक्सिस की आवश्यकता पड़ती थी। कितनी एक्सिस की, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस को। एक को बोलते थे हम लोग टाइम एक्सिस और सेकेंड को क्या बोलते थे हम लोग, वेलोसिटी एक्सिस।
ठीक है, दो परपेंडिकुलर एक्सिस है। फिर इस कंडीशंस को देखते हुए हमें क्या करना पड़ता था, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता था। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, टी इज इक्वल टू जीरो पे देखिए, जब टाइम क्या है हमारे पास जीरो, मतलब जस्ट हम लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए हैं, उस समय देखेंगे इसका वेलोसिटी कितना है, यू मीटर पर सेकंड है। तो यू मीटर पर सेकंड, तो यू एक वेरिएबल है तो कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ पास मेरा यू मीटर पर सेकंड आता है, जैसे 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ तो वही आता था वेलोसिटी का जो एक्सिस है इसमें। तो यू मीटर पर सेकंड है, यहाँ पास यू मीटर पर सेकंड है। उसके बाद कुछ समय बीतता है, मान लीजिए यहाँ टाइम में चलते हैं, मतलब कुछ समय के लिए ऑब्जर्व करते हैं, टी समय के लिए 5 सेकंड 6 सेकंड कुछ भी हो सकता है। टी समय के लिए क्या किया, हम ऑब्जर्व किए, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, टी है। टी समय के लिए टाइम एक्सिस में हम क्या किए, ऑब्जर्व किए, तो पाए कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी एक्सिस पे ये वैल्यू जो है ये कितना हो चुका है, भी हो चुका है। मतलब इसका वेलोसिटी कहीं ना कहीं बढ़ करके या घट करके कुछ भी क्या चेंज होकर के भी हो चुका है। ठीक है, तो पहले देखिए जब शुरू में देखना स्टार्ट किया उस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी यू था, इसलिए यहाँ पास यू आया। फिर इसे जब देखे कुछ समय के बाद उसे जब ऑब्जर्व किया तो इसका वेलोसिटी भी हो चुका है, भी मीटर पर सेकंड हो चुका है। अब देखिए ध्यान से, तो हम लोग कैसे पॉइंट फाइंड करते थे, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन लेते थे, ठीक है ना। फिर टाइम एक्सिस से भी एक परपेंडिकुलर लाइन लेते थे, ये जहाँ पास इंटरसेक्ट करता था वहाँ पास एक पॉइंट लगाते थे, यहाँ पास भी एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, फिर यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन, तो यहीं पास क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब देखिए हमें पता क्या है इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन क्यों पता होना जरूरी था इसका, आपको बताते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पास जब यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन से चलता है तो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, और जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो हम लोग जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन ही आता है। स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन निकल करके आया है जो कि क्या है, टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पास भी एक स्ट्रेट लाइन निकल के आना चाहिए और टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो ये ग्राफ हम लोग कैसे, जब हम लोग फाइंड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ आएगा, जब डेटा के बेसिस पे पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऐसा ग्राफ निकल करके आएगा। देख रहे हैं यहाँ पास स्ट्रेट लाइन है, टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी कि ग्राफ सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक, और जब ऐसा होता था तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप हो वो क्या देता था, हमें एक्सक्लेरेशन देता था। क्या देता था, एक्सक्लेरेशन देता था। तो यहाँ पास हम इसको क्या करते हैं, नेमकरण कर देते हैं, इस पॉइंट को ओ बोल देते हैं, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये कुछ कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, सी बोलते हैं और इसको डी बोलते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या बताए थे, आपको 2 पॉइंट्स चूज करने पड़ेंगे। 2 पॉइंट, तो यहाँ पास एक पॉइंट चूज करेंगे, यहाँ पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे, उसके बाद फिर एक पॉइंट यहाँ पास चूज करेंगे, यहाँ पास हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, इसको रफ कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले देखिए कि यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इस पॉइंट का कोरोस्पोंडिंग कितना वैल्यू है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे, देखेंगे कितना वैल्यू है, तो इतना का वैल्यू कितना है, टी है, टी सेकेंड है वैल्यू, ठीक ना। अब वर्टिकल एक्सिस पे इसका वैल्यू देखिए, इस पॉइंट का कोरोस्पोंडिंग तो कितना है, वर्टिकल एक्सिस पे आए तो देख रहे हैं इसका वैल्यू कितना है, भी मीटर पर सेकंड, कितना है, भी मीटर पर सेकंड। तो डायरेक्ट यहाँ पास टी और भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, आपको पता ही है भी क्या है, वेलोसिटी और टी टाइम है। तो यहाँ पास टी और भी हो गया इसका कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो यहाँ पास देखिए इस पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग देखिए, तो टाइम एक्सिस पे वैल्यू कितना है, तो परपेंडिकुलर लाइन गिरा है, टाइम एक्सिस पे वैल्यू देख रहे हैं 0 है, कितना है, 0 है। उसके बाद इस पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग वेलोसिटी एक्सिस पे देखिए तो इसका वैल्यू कितना है, यू है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लिए। अब जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट किस दोनों इस पॉइंट का और इस पॉइंट का लिख लिए तो हमें स्लोप फाइंड करना हमें पता है। कैसे स्लोप फाइंड करते थे, देन नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लोप फाइंड कर रहे हैं। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता था। तो यहाँ पास y2 किसको बोलते थे, जो कोमा के बाद, इस कोऑर्डिनेट में कोमा के बाद जो वैल्यू आता है उसे y बोलते थे, ठीक है। तो ये हो गया y2, ये हो गया हमारा y1 कोमा के बाद वाला। तो हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1, तो y2 में कौन आ जाएगा, v आ जाएगा, और y1 में कौन आ जाएगा, u आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो x1 क्या होता था, कोमा के पहले आने वाला था, तो x का वैल्यू होता था, तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, t माइनस 0 यहाँ पास हो गया, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और हमें क्या पता है कि जो स्लोप होता है किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ पास हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के पास कितना है, ए एक्सेलरेशन है, कितना है, ए एक्सेलरेशन, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्लोप है वो किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन में क्या, ये टी यहाँ पास है, तो यहाँ पास केवल कितना बचेगा, टी। तो इसको जब हम लोग थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, देखिए ध्यान से, इधर कर देते हैं, ठीक ना, टी को इस साइड लेकर के आते हैं तो क्या हो जाएगा, ए टी बराबर वी माइनस यू, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसका यूज करेंगे हम लोग। फिर
देखिए इसको थोड़ा सा और इसको अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, v को यहीं रहने देते हैं और u को इधर लेके आते हैं, तो u नेगेटिव में इधर आकर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस 80। और देखिए ध्यान से हम लोग क्या इक्वेशन 1 जो लिखे थे अभी तो मिटा चुके हैं, रफ कर चुके हैं, मतलब रफ कर चुके हैं। तो यहाँ पास देखिए v का वैल्यू कितना हो गया, v इज इक्वल टू u प्लस 80, यही हमारा इक्वेशन 1 था। क्या इक्वेशन 1, इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो हम लोग डिराइव कर लिए, सिंपली क्या किए देख लीजिए, इतना सा कंसिडरेशन किए और हमें ये इन्फॉर्मेशन पता था, तो हम लोग डायरेक्टली इसका जब स्लोप निकाले तो हमें v इज इक्वल टू u प्लस 80 डिराइव होगी। क्लियर है। अब हमें दूसरा चीज़ क्या चाहिए था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कौन कौन सा इक्वेशन हमारे पास था, v इज इक्वल टू u प्लस 80 जो कि हम लोग डिराइव कर चुके हैं, ठीक है, u प्लस 80 डिराइव कर चुके हैं। हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या था, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर, इसे डिराइव करना है। और एक और इक्वेशन हमारे पास था क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, इसे भी हमें क्या करना है, डिराइव करना है। तो पहला इक्वेशन डिराइव हो गया, अब सेकेंड इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो इसे रफ कर दे रहे हैं, इसे रफ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या होने वाला है, इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसे डिराइव करने के लिए देखिए सिंपली यहाँ पास एक पॉइंट लिखा हुआ था, क्या था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, या फिर मोर इसको ज़्यादा अच्छे से बोले तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देता है। क्लियर है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें ड्रॉ हो गया और हमें डिस्प्लेसमेंट, देखिए यहाँ पास डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन में दिखाई दे रहा है, तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही पता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम एरिया फाइंड कर ले, ये जो एरिया है ये हम फाइंड कर ले, पूरा एरिया, ठीक ना, ये पूरा एरिया, तो हमें क्या निकल करके आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, एरिया नाउ एरिया किसका फाइंड कर रहे हैं, ए आप खाली लिख रहे हैं, देखिए एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, ये पूरा एरिया, ये जो रीजन है ग्राफ के अंडर में है उसका पूरा एरिया टी समय के लिए फाइंड करना चाह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी, हमें ये एरिया निकालना है, ओ ए बी सी डी मतलब ये पूरा एरिया। ठीक है, तो ये एरिया किसके बराबर है, ध्यान से देखा जाए तो ये यहाँ पास आपको एक रेक्टेंगुलर पार्ट दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर पार्ट, इस रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया पहले निकालेंगे हम लोग। एरिया किसका निकालेंगे, इस रेक्टेंगुलर पार्ट का, ओ ए सी डी का पहले एरिया निकालेंगे, ओ ए सी डी का एरिया निकालेंगे, ये रेक्टेंगल का ओ ए सी डी। उसके बाद ऊपर में देखिए ए बी सी को देखिए, तो ये हमारा एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल दे रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एरिया निकालेंगे, ए बी सी का एरिया निकालेंगे। ठीक है, और इसे ऐड कर देंगे, तो एरिया किसका निकालेंगे, ए बी सी का। जब इन दोनों एरिया को ऐड करेंगे तो क्या ये पूरा एरिया नहीं निकल कर आ जाएगा, ओ ए बी सी डी एरिया निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो एरिया हम लोग निकालते हैं। अब ओ ए बी सी मतलब ओ ए सी डी, ये हमारा एक जो एरिया है वो क्या है, एक रेक्टेंगल का एरिया है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पास लेंथ इसका देखा जाए तो लेंथ का वैल्यू कितना है, देखिए तो लेंथ का वैल्यू यहाँ पास टी है, कितना वैल्यू है, टी है। और ब्रेथ का वैल्यू देखिए, ब्रेथ क्या है, ये छोटा सा पार्ट, यही हमारा क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये टोटल वैल्यू मेरा कितना है, भी है कि नहीं, टोटल वैल्यू भी है। और ये छोटा सा वैल्यू को यहाँ पास देखा जाए, इस छोटा सा वैल्यू को, तो ये वैल्यू कितना है, यू है। तो ये छोटा सा वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पास सी डी का जो वैल्यू है वो क्या निकल करके आ जाएगा, यहाँ पास अगर लिखे मोर ज़्यादा अच्छे से लिखे तो यहाँ पास हो जाएगा ओ डी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू सी डी, ये प्लस एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ कर दिए, बेस के स्थान पे क्या हो जाएगा, बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए सी और हाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बी सी। तो हमें क्या, ये एरिया निकल करके आ जाएगा ए बी सी का, इससे एरिया ओ ए सी डी का निकल के आ जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ए ओ मतलब ओ ए बी सी डी निकल के आएगा। अब देखिए ओ डी का वैल्यू को देखिए, तो ओ डी का वैल्यू कितना है, टी के बराबर है कि नहीं है। सी डी का वैल्यू को देखिए, ये सी डी का वैल्यू कितना के बराबर है, यू के बराबर है, प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा हाफ। ए सी का वैल्यू को देखिए, तो ए सी का वैल्यू किसके बराबर है, ए सी देखिए ए सी और ओ डी आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का ऑपोजिट पास क्या होता है, बराबर होता है, ऑपोजिट साइड बराबर होता है। तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी के बराबर हो जाएगा। तो ए सी ओ डी के बराबर है, इसका मतलब क्या है, ए सी का वैल्यू कितना को बराबर हो गया, टी के बराबर हो गया। तो ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी के बराबर। और बी सी को देखिए, तो बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये टोटल यू है,
ये छोटकू सा भी है तो बी सी क्या हो जाएगा, भी माइनस यू नहीं होगा क्या, ये बचा हुआ पार्ट, तो ये भी से अगर यू को हटा देंगे तो हमें ये निकल के आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस यू हो जाएगा। तो यानी कि बी सी का वैल्यू कितना हो गया, भी माइनस यू। क्लियर है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी ये किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो हम यहाँ पर से क्या डिस्प्लेसमेंट एस नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो एस लिख दिए। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, यू टी प्लस हाफ, यहाँ पास भी माइनस यू को देखिए, इस यहाँ पास हम देखेंगे तो भी माइनस यू का वैल्यू देखिए तो कितना के बराबर है, 80 के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ पास से भी माइनस यू की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, भी माइनस यू की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं, लिख लिए। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके, तो कितना आ गया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ, ये कहाँ से लिखे हैं, लिख दीजिए फ्रॉम 1 से, 1 से हम लोग यहाँ से उठा करके वैल्यू को वहाँ पुट किए हैं। तो हाफ ए और टी दो बार है तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखा जाए इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इक्वेशन हमारा क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं डिराइव हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली ये एरिया फाइंड करना है। ये एरिया फाइंड करना तो आपको आता है, हम लोग क्या किए, एक रेक्टेंगुलर का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया कर दिए और जो जो वैल्यू था वो सिर्फ पुट किए, हमें डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट क्या, ये टोटल एरिया निकला। टोटल एरिया क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, डिस्प्लेसमेंट देता है, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखते गए, सिंपली हमें डिराइव हो गया, कोई इसमें दिक्कत, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ। अब देखें यहाँ पास हम लोग क्या कर लिए, डिराइव कर लिए किसको, सेकेंड इक्वेशन को। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना चाहते हैं, थर्ड इक्वेशन को। तो थर्ड इक्वेशन में भी कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट आता है, तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, देखिए एरिया तो यहाँ पास हम लोग तोड़ तोड़ के ऐड किए, हम लोग डायरेक्ट चाहते हैं किसका एरिया निकालना। नो, हम लोग अब चाहते हैं क्या करना, एरिया निकालना तो चाहते हैं किसका, ओ ए बी सी डी का, लेकिन डायरेक्टली निकालना चाहते हैं, या मतलब तोड़ तोड़ के नहीं कि रेक्टेंगल का एरिया निकालो फिर ट्रायंगल का एरिया निकालो फिर ऐड करो, ऐसा हम लोग नहीं चाहते, हम लोग डायरेक्टली चाहते हैं। तो इसको ध्यान से देखा जाए तो ये एक ट्राइपीजियम है, गौर कीजिएगा तो आपको एक ट्राइपीजियम दिखाई दे रहा होगा, ध्यान देना, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा। देखो ये साइड देखो, इस साइड को देखो और इस साइड को, भले ट्राइपीजियम थोड़ा उल्टा रखा हुआ है, मतलब ऐसे रखा हुआ है, हम तभी बनाया थे वो ऐसे ऐसे पैरेलल था, अब यहाँ पास ऐसे पैरेलल है, वर्टिकली पैरेलल है। तो यहाँ पास ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, और इस दोनों साइड के बारे में हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, दोनों साइड क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक ट्राइपीजियम हो गया। और ट्राइपीजियम का ये साइड का वैल्यू क्या तुम्हें पता है, देखो तो ये साइड क्या है, ओ है, ए है, ठीक है, फिर ये क्या है, ऊपर में बी है और नीचे में क्या है, डी है। ये बी डी का वैल्यू तो हमें पता है, ये बी डी का वैल्यू कितना के बराबर है, भी के बराबर है। और ए ओ का वैल्यू को देखो तो ए ओ का वैल्यू कितना के बराबर है, इतना वैल्यू है, तो इतना वैल्यू है मतलब क्या है, यू के बराबर है कि नहीं। ए ओ का वैल्यू यू के बराबर, या सी डी का वैल्यू किसके बराबर है, यू के बराबर है, कोई दिक्कत जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पास ओ डी का वैल्यू कितना है, ओ डी हमें क्या चाहिए होता है, हाइट भी चाहिए होता है। ट्रेपेजियम का जब एरिया निकालते हैं तो दोनों पैरेलल साइड का क्या लेंथ चाहिए होता है और साथ में हाइट चाहिए होता है। तो ये देखो तो हाइट क्या होता है, दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओडी का वैल्यू किसके बराबर है, देखो टी के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इसका एरिया निकालेंगे तो भी हमें डिस्प्लेसमेंट निकल के आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही तो एरिया है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट देना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एरिया निकाल रहे हैं, इसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, तो इसका एरिया हमें निकालना आता है। ये क्या है, एक ट्राइपीजियम है, तो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम क्या, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम ओ ए बी डी के बराबर, ओ ए बी डी इसके बराबर है। ये क्या एरिया, ये एरिया ओ ए बी सी डी किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी के बराबर है। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी निकालना, क्या करना पड़ता था, हाफ करना पड़ता था। हाफ को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता था, सम ऑफ पैरेलल साइड से। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड, देखिए यहाँ पास पैरेलल साइड क्या है, ए ओ और बी डी को क्या करना पड़ता था, ए ओ प्लस बी डी करना पड़ता था, मतलब ऐड करना पड़ता था सम ऑफ पैरेलल साइड। एंड देन उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता था, हाइट से। हाइट यहाँ पास क्या है, हाइट देखिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कौन है, ओडी है। अब सबका वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पास एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, तो एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए ओ और बी डी का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। ए ओ का वैल्यू कितना है, यू है, और बी डी का वैल्यू कितना है, बी डी का वैल्यू हमारे पास बी है, ठीक है। इंटू में ओडी का वैल्यू कितना हमारे पास है, टी है,
चलो ये वैल्यू पुट हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, इस इक्वेशंस को देखो, इस इक्वेशन से टी का वैल्यू अगर निकालें, इस इक्वेशन से अगर हम लोग टी का वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, टी को यहीं रखो और सारे टर्म को नीचे ले जाओ, तो टी का वैल्यू कितना निकल के आएगा, v माइनस यू अपॉन ए, इतना निकल करके आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टी का वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब टी का वैल्यू को क्या करो ना, यहाँ से उठा करके यहाँ पुट कर दो, तो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, s इज इक्वल टू हाफ रह गया और यहाँ क्या हो जाएगा u प्लस भी, और मल्टीप्लाइड में कौन आ जाएगा, v माइनस यू, तो यहाँ पास u प्लस भी को v प्लस यू भी लिख सकते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में एक पैटर्न दिखाई दे। यहाँ पास क्या हो जाएगा, t का वैल्यू v माइनस यू अपॉन में क्या हो गया a, यही होगा वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, एक लाइन के अंदर सब मल्टीप्लाइड में है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करते हैं ना, इसको 2a को हम लोग क्या करते हैं एक साथ लिख देते हैं एक लाइन के नीचे 2a, ठीक है, ऐसा बन गया। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 2a को इधर लेकर आइए तो क्या हो जाएगा 2as बनेगा, ये 2a को इधर लेकर आएंगे तो 2as, और इधर क्या हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ध्यान से अगर देखा जाए, इसे इस साइड ले जाते हैं, मतलब RHS को LHS में और LHS को RHS में ले लाते हैं तो क्या बन जाता है 2as, क्या हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अगर ध्यान से इसे हम लोग ऑब्जर्व करें तो क्या पा रहे हैं कि हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यही इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग क्या किए, ग्राफिकल मेथड से क्या किए, हम लोग ग्राफिकल मेथड से इसे डिराइव कर लिए। ठीक, कितना इजी था डिराइव करना, कुछ नहीं, सिंपली एक कंसिडरेशन लिए, हमें सिर्फ बातों को याद रखना था। क्या जब भी ऑब्जेक्ट क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो VT ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा, और जब VT ग्राफ हम लोग क्या किए ड्रॉ करने के लिए कंसिडरेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, और जब VT ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा तो हमें उसका स्लोप फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और एरिया फाइंड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो स्लोप फाइंड करना और एरिया फाइंड करना हमें आता था, तो हम क्या किए कंसिडर किए, जब ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है, फिर कुछ समय के लिए मतलब और उसका एक्सेलरेशन कितना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है, कुछ समय के लिए वो चला तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुका है, v हो चुका है। तो हम लोग उसी के बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ किए, VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसे ड्रॉ किए इस कंडीशन के हिसाब से, तो हमें पता था इसका स्लोप जैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या था a था, निकल के आ गया। उसी से हम लोग क्या किए, फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर लिए। सेकंड, एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन में क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, इसीलिए हम लोग क्या किए यहाँ पास डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया निकालें। तो एरिया निकालने का दो तरीका था, एक में तोड़ के ऐड किए, उसमें हमें क्या निकल के आ गया, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर निकल के आया। और जब डायरेक्टली जब ट्रेपेजियम के एरिया वाला से निकाले तो हम लोग डायरेक्टली क्या निकल के आया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज बराबर 2as। बस ध्यान रखना कि यहाँ पास हम लोग क्या किए, इक्वेशन का वैल्यू कहाँ से पुट किए, ये ध्यान रखना। इक्वेशन 1 से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को पुट कर रहे हैं। यहाँ पास क्या किए थे, यहाँ पास v माइनस यू को इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट किए थे, एंड सेकेंड यहाँ पास t का वैल्यू कैसे इक्वेशन 1 से यहाँ से पुट किए थे। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशंस का डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड के।